स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल बिंदा स्टोरी पर। चलिए शुरू करते हैं। बारिश की तेज बूंदें रिया के डाउनटाउन अपार्टमेंट की खिड़की पर हथौड़े की तरह बरस रही थी। हर बूंद उसके बेचैन दिल की धड़कन से टकरा रही थी। वो अपनी रसोई की मेज पर बैठी थी। चारों ओर पुराने फोटोग्राफ बिखरे पड़े थे। एक जूते के डिब्बे में छुपाकर रखी यादें, जिन्हें वो पिछले 7 सालों से खुद से भी छुपाती आई थी। ये तस्वीरें उस जिंदगी की थी जिसे उसने अपने ही हाथों से तबाह कर दिया था। हर तस्वीर में आदित्य शर्मा था, उसका पति, वो आदमी जिसने उसे बिना शर्त प्यार किया, जिसने उसकी लॉ की पढ़ाई पूरी करवाने के लिए डबल शिफ्ट में काम किया, जिसने उस पर तब भी भरोसा किया जब उसे खुद पर भरोसा नहीं था। और उन तस्वीरों में वो खुद भी थी, युवा, नासमझ, सब कुछ हल्के में लेने वाली। रिया शर्मा अब रिया बन चुकी थी। उसकी उंगलियां कांप रही थी जब उसने शादी की तस्वीर में आदित्य के चेहरे की बाहरी रेखा को छुआ। उसे वो दिन याद आया, कैसे आदित्य उसकी ओर मंडप में चलते हुए रो पड़ा था, कैसे उसने धीमे से उसके कान में कहा था, मैं दुनिया का सबसे खुशकिस्मत आदमी हूं। वो याद अब कांच के टुकड़ों की तरह चुभ रही थी। उसने खाली कमरे में फुसफुसाकर कहा, मैंने क्या कर दिया। 7 साल हो चुके थे उस भयानक रात को। वो रात जब आदित्य एक बिजनेस ट्रिप से अचानक जल्दी घर लौट आया था। 7 साल हो चुके थे जब उसने उसे उनके ही बिस्तर पर मयंक, अब मयंक वर्मा, उसके ऑफिस के सहकर्मी के साथ देख लिया था। आज भी वो आदित्य का चेहरा साफ देख सकती थी। गुस्सा नहीं था उसमें, उससे भी बदतर कुछ था। पूरी तरह टूट जाना, विश्वास का चूर चूर हो जाना। आदित्य ने न तो चिल्लाया था, न कुछ तोड़ा था। वो बस दरवाजे पर खड़ा रहा। हाथ में उसका ओवरनाइट बैग था और उसने सिर्फ 5 शब्द कहे, ऐसे शब्द जो हर दिन रिया का पीछा करते रहे। शायद मैं ही काफी नहीं था। फिर वो चला गया, बिना आमने सामने मिले। वकील के जरिए तलाक के कागज भिजवा दिए। 3 महीनों के भीतर उसने नौकरी छोड़ दी, शहर छोड़ दिया और पूरी तरह गायब हो गया। शुरुआत में रिया को यह सब समझने का वक्त ही नहीं मिला। वो मयंक के साथ अपने अफेयर में डूबी हुई थी। नया रिश्ता, चोरी का रोमांच, निषिद्ध होने का नशा, सब कुछ उसे बहा ले गया। लेकिन जैसा सबने कहा था, मयंक भी 1 साल के भीतर उसे छोड़ गया। तुम बहुत ज्यादा सीरियस हो, उसने कहा था। बहुत सारा बोझ लेकर चलती हो। उसी दिन असली दर्द शुरू हुआ। उसी दिन रिया ने समझा कि उसने क्या खो दिया था। जो साल आए वे पछतावे की ढलान थे। उसने खुद को अपने करियर में झोंक दिया। 35 की उम्र में पार्टनर बनी। इस महंगे अपार्टमेंट को खरीदा जिसकी खिड़की से दिखने वाला नजारा अब सिर्फ खोखला लगता था। सफलता थी, पैसा था, सम्मान था, लेकिन दिल के भीतर सब कुछ खाली था। बारिश थम चुकी थी, लेकिन रिया शर्मा के भीतर का तूफान अब भी जारी था। रात गहराती जा रही थी। खिड़की के बाहर शहर की लाइटें चमक रही थी, पर उसके लिए सब कुछ धुंधला था, जैसे जिंदगी ने उस पर कोई धुंधली परत चढ़ा दी हो। उसने तस्वीरों को वापस डिब्बे में रखने की कोशिश की, लेकिन एक तस्वीर उसके हाथ में ही रह गई। आदित्य और वह किसी पहाड़ी स्टेशन पर। आदित्य ने कैमरे की तरफ नहीं, उसकी तरफ देखा था, वैसे ही जैसे वो हमेशा देखता था, पूरे यकीन के साथ। रिया ने आंखें बंद कर ली। उसे पहली बार एहसास हुआ कि उसने सिर्फ एक पति को नहीं खोया था, उसने एक घर, एक सुरक्षित दुनिया और खुद का एक बेहतर रूप खो दिया था। अचानक उसका फोन बजा। इतनी रात को कॉल? उसने स्क्रीन देखी, अनजान नंबर। एक पल के लिए दिल तेज धड़का। न जाने क्यों उसके दिमाग में एक नाम कौंधा, आदित्य। उसने खुद पर हंस दिया। 7 साल हो गए, रिया। वो अब क्यों कॉल करेगा? फिर भी किसी अनजानी बेचैनी के साथ उसने कॉल उठा ली। हेलो। दूसरी तरफ कुछ सेकंड की खामोशी थी।
फिर एक गंभीर, थकी हुई आवाज, क्या मैं रिया शर्मा से बात कर रहा हूं? हां, मैं ही हूं। मेरा नाम राघव मेहता है। मैं पुणे से बोल रहा हूं। पुणे? उसका दिल और तेज हो गया। मुझे आपसे एक जरूरी बात करनी है, राघव ने कहा। यह बात आदित्य शर्मा से जुड़ी है। रिया की उंगलियां फोन पर जकड़ गई। आदित्य? उसकी आवाज भर्रा गई। आप उन्हें जानते हैं? दूसरी तरफ से लंबी सांस की आवाज आई। हां, राघव बोला, और शायद आप ही वो इंसान हैं जिनसे उन्हें कभी बात नहीं करनी चाहिए थी। रिया को लगा जैसे जमीन खिसक गई हो। वो कहाँ है? उसने लगभग गिड़गिड़ाते हुए पूछा। क्या वो ठीक है? कुछ पल की चुप्पी। वो जिंदा है, राघव ने कहा, लेकिन जिंदगी उनके साथ मेहरबान नहीं रही। रिया की आंखों से आंसू बहने लगे। उसने 7 सालों में पहली बार यह महसूस किया कि उसका दर्द अकेला नहीं था। आदित्य भी कहीं किसी कोने में उसी टूटन के साथ जी रहा था। मैं आपसे मिलना चाहता हूं, राघव बोला। कल, अगर आप तैयार हो। रिया ने बिना सोचे कहा। हां। कॉल कट हो गई। कमरे में फिर से सन्नाटा फैल गया। लेकिन यह सन्नाटा पहले जैसा नहीं था। यह सन्नाटा एक दरवाजे जैसा था जो 7 साल से बंद था और अब धीरे धीरे खुलने वाला था। रिया खिड़की के पास जाकर खड़ी हो गई। बारिश रुक चुकी थी। आसमान में बादल छंट रहे थे और पहली बार उसे लगा, शायद पछतावे के बाद भी, कुछ अधूरा सच अब सामने आने वाला है। अगली सुबह रिया शर्मा की आंख अलार्म से पहले ही खुल गई। रात भर वो सोई नहीं थी, बस करवटें बदलती रही। राघव मेहता की आवाज और आदित्य का नाम उसके दिमाग में गूंजता रहा। वो शीशे के सामने खड़ी हुई। चेहरा वही था, सलीके से बना हुआ, आत्मविश्वास का मुखौटा पहने, लेकिन आंखों में पहली बार कुछ और था, डर, और उसके नीचे छुपी एक उम्मीद जिसे वो खुद से भी स्वीकार नहीं करना चाहती थी। पुणे के लिए फ्लाइट में बैठते हुए उसका दिल लगातार सवाल कर रहा था, अगर आदित्य ने मुझे देखने से इनकार कर दिया तो? अगर वो मुझसे नफरत करता हो, या उससे भी बुरा, अगर वो अब बिल्कुल बेपरवाह हो गया हो? राघव मेहता उससे एक पुराने कैफे में मिला, शहर के शोर से थोड़ा दूर, जहां वक्त मानो धीरे चलता था। राघव 40 के आसपास का था। साधारण कपड़े, थकी हुई आंखें और ऐसा चेहरा जिसने बहुत कुछ देखा और सहा था। आप ठीक से आई? उसने औपचारिकता से पूछा। रिया ने सिर हिलाया। आदित्य? वो कैसे है? राघव ने कॉफी का कप घुमाया, जैसे शब्दों को क्रम मिला रहा हो। वो यहां 7 साल पहले आए थे, उसने कहना शुरू किया। नाम बदल लिया था, अर्जुन। कहते थे पुरानी जिंदगी से कोई रिश्ता नहीं रखना चाहते। रिया का दिल बैठ गया। उसने मुझे ही नहीं छोड़ा था, उसने खुद को भी छोड़ दिया था। शुरुआत में वो बहुत खामोश रहते थे। राघव आगे बोला। दिन में काम, रात में अकेलापन। किसी से ज्यादा बात नहीं करते थे। क्या काम? रिया ने पूछा। एक छोटी एनजीओ में कानूनी सलाह देते थे, मुफ्त में। रिया की आंखें भर आई। आदित्य हमेशा से ऐसा ही था, खुद टूटकर भी दूसरों को जोड़ने वाला। फिर उसकी आवाज कांप रही थी। राघव ने गहरी सांस ली। 3 साल पहले एक एक्सीडेंट हुआ। रिया का शरीर सख्त हो गया। एक रात देर से लौट रहे थे। राघव बोला, कोई शराब नहीं, कोई गलती नहीं, लेकिन सामने से आती ट्रक ने वो रुक गया। वो बच गए, उसने जल्दी जोड़ा, लेकिन उनकी रीढ़ को नुकसान पहुंचा। रिया की आंखों से आंसू बह निकले। वो चल सकते हैं, राघव ने कहा, लेकिन दर्द के साथ। और सबसे बुरा, याददाश्त। याददाश्त? रिया फुसफुसाई। हां, कुछ हिस्से पूरी तरह धुंधले हैं, खासकर वो जिंदगी जो उन्होंने छोड़ दी थी। रिया का दिल जोर से धड़का। क्या वो मुझे याद करते हैं? राघव ने उसकी आंखों में देखा।
नहीं, उसने ईमानदारी से कहा, कम से कम उस तरह नहीं। आपका नाम उन्होंने कभी नहीं लिया। यह सुनकर उसे राहत भी मिली और असनीय पीड़ा भी। फिर आपने मुझे क्यों बुलाया? रिया ने पूछा। राघव कुछ पल चुप रहा, क्योंकि कल उसने धीरे से कहा, उन्होंने पहली बार किसी का नाम लिया। रिया की सांस अटक गई। किसका? राघव ने कहा। रिया। उस पल कैफे की सारी आवाजें गायब हो गई। वक्त जैसे थम गया। उन्होंने कहा, राघव बोला, अगर वो कभी सामने आए तो मैं पूछना चाहता हूं, क्या सच में मैं काफी नहीं था? रिया फूट फूट कर रो पड़ी। 7 सालों से वो उस सवाल से भागती रही थी और अब वो सवाल फिर उसके सामने खड़ा था। राघव खड़ा हुआ। वो पास के ही रिहैब सेंटर में है। उसने कहा, आप उनसे मिल सकती हैं। रिया ने कांपते हुए सिर हिलाया। उसे नहीं पता था कि ये मुलाकात माफी लेकर आएगी या हमेशा के लिए टूट जाने का अंत। लेकिन वो जानती थी, भागने का समय खत्म हो चुका था। रिहैबिलिटेशन सेंटर की इमारत बाहर से साधारण थी, लेकिन रिया शर्मा के लिए वो किसी अदालत से कम नहीं थी, जहां आज उसका अतीत, उसका गुनाह और उसका पछतावा सब एक साथ पेश होने वाले थे। राघव उसे एक लंबे शांत गलियारे से ले गया। सफेद दीवारें, हल्की दवाइयों की गंध और कहीं दूर से आती व्हीलचेयर की धीमी आवाज। वो अंदर है। राघव ने दरवाजे की ओर इशारा किया। अगर किसी भी पल आपको लगे कि आप नहीं कर सकती। नहीं, रिया ने धीरे से कहा, मैं कर सकती हूं। मुझे करना ही होगा। राघव चला गया। दरवाजे के सामने खड़ी रिया के हाथ कांप रहे थे। उसने 7 साल पहले भी एक दरवाजा बंद होते देखा था। आज वो उसी कहानी का उल्टा सिरा था। उसने धीरे से दस्तक दी। आइए। भीतर से आवाज आई। वो आवाज थोड़ी भारी, थोड़ी थकी हुई, लेकिन पहचानी हुई। रिया ने दरवाजा खोला। कमरे के पास वाली खिड़की के सामने एक आदमी बैठा था। व्हीलचेयर में नहीं, लेकिन सहारे वाली कुर्सी पर, कमर सीधी रखने की कोशिश करता हुआ। आदित्य नहीं, अर्जुन। चेहरा पतला हो गया था। बालों में सफेदी की हल्की लकीरें, आंखों के नीचे दर्द की स्थायी परछाई। लेकिन आंखें वही थी, गहरी, शांत और अब सावधान। वो मुड़ा। उसकी नजर रिया पर पड़ी और ठहर गई। कुछ सेकंड बीते। कोई पहचान नहीं, कोई गुस्सा नहीं, सिर्फ जिज्ञासा। हां, उसने पूछा। आप डॉट? रिया का दिल टूटकर बिखर गया। वो उसे नहीं पहचान रहा था। मैं। उसकी आवाज टूट गई। मेरा नाम रिया है। उसने सिर झुकाकर मुस्कुराने की कोशिश की। मुझे बताया गया था, उसने कहा, कि आप मुझसे मिलना चाहती थी। कोई तुम, कोई रिया, कोई पुराना रिश्ता नहीं, बस एक अजनबी। रिया ने कुर्सी खींचकर उसके सामने बैठते हुए कहा, मैं आपकी जिंदगी से बहुत पहले जुड़ी थी। उसने भौहें चढ़ाई। अच्छे या बुरे तरीके से? वो सवाल चाकू की तरह लगा। बुरे, उसने सच कहा। बहुत बुरे। वो चुप रहा। उसने ध्यान से रिया को देखा, जैसे वो उसकी आत्मा पढ़ने की कोशिश कर रहा हो। मुझे कुछ कुछ याद आता है, उसने कहा। एक घर, एक औरत और एक सवाल। उसकी आवाज धीमी हो गई। क्या मैं काफी नहीं था? रिया की आंखों से आंसू बहने लगे। आप काफी थे, उसने रोते हुए कहा। आप हमेशा काफी थे। गलती मेरी थी। मैंने आपकी अच्छाई को अपनी आदत समझ लिया। वो देर तक उसे देखता रहा। अगर आपने मुझे इतना तोड़ा, उसने शांत स्वर में कहा, तो फिर आज यहां क्यों आई है? रिया ने गहरी सांस ली। क्योंकि माफी एक अधिकार नहीं होती, उसने कहा। लेकिन पछतावा सच हो सकता है। और क्योंकि अगर मैं आज नहीं आई, तो मैं जिंदगी भर खुद से भागती रहूंगी। कमरे में सन्नाटा छा गया। आदित्य, अर्जुन ने खिड़की की ओर देखा। बाहर धूप धीरे धीरे निकल रही थी। मुझे नहीं पता, उसने कहा, कि मैं आपको माफ कर पाऊंगा या नहीं। रिया ने सिर हिलाया।
मुझे वो उम्मीद भी नहीं है। वो पहली बार हल्का सा मुस्कुराया, लेकिन उसने जोड़ा, शायद हम दोनों को कुछ जवाब मिल सकते हैं। रिया की सांस रुकी। ये माफी नहीं थी, ये मिलन नहीं था, लेकिन ये एक शुरुआत थी। अगले कुछ दिन रिहैबिलिटेशन सेंटर की दीवारों के भीतर रिया के लिए किसी धीमी सजा की तरह बीतने लगे। वो हर सुबह वहां आती, बिना किसी उम्मीद के, बिना किसी अधिकार के। आदित्य, अब भी ज्यादातर समय अर्जुन, उससे औपचारिक ढंग से मिलता, कभी कभी चुपचाप, कभी कभी बस 2-4 शब्दों में। और यही सबसे ज्यादा दर्द देता था। वो नफरत नहीं करता था, वो बस दूर था। एक दोपहर थेरेपी सेशन के बाद वो कुर्सी पर थका सा बैठा था। उसके हाथ हल्के कांप रहे थे। आज ज्यादा दर्द है? रिया ने पूछा। उसने सिर हिलाया। हर दिन अलग तरह का होता है। कुछ पल चुपी रही। आप यहां क्यों रुक गई है? उसने अचानक पूछा। आप चाहे तो वापस अपनी परफेक्ट जिंदगी में जा सकती है। कैया ने हल्की हंसी के साथ सिर झुका लिया। परफेक्ट? वो सिर्फ बाहर से थी, अंदर तो बहुत पहले सब टूट चुका था। उसने पहली बार उसकी आंखों में सीधे देखा। आपको पता है, उसने कहा, मुझे कभी कभी ऐसा लगता है जैसे मैंने किसी और की जिंदगी जी थी। एक और आदमी, एक और शादी। उसकी आवाज भारी हो गई। और फिर एक खालीपन। रिया ने हिम्मत जुटाई। क्या आपको सपने आते हैं? उसने पूछा। वो कुछ पल सोचता रहा। हां, एक सपना बार बार आता है। मैं किसी दरवाजे के सामने खड़ा हूं। अंदर से रोने की आवाज आती है, लेकिन मैं दरवाजा नहीं खोल पाता। रिया की आंखें भर आई। वो दरवाजा, उसने फुसफुसाकर कहा। मैंने बंद किया था। उसने कुछ नहीं कहा, लेकिन उसकी उंगलियां कुर्सी की बाह पर कस गई। उसी शाम थेरेपिस्ट डॉ. सीमा अय्यर रिया से अलग से मिली। आपकी मौजूदगी, उन्होंने शांत स्वर में कहा, उनके लिए ट्रिगर भी है और शायद इलाज भी। तो मुझे जाना चाहिए? रिया ने कांपते हुए पूछा। डॉक्टर सीमा ने सिर हिलाया। नहीं, लेकिन आपको यह समझना होगा कि यह कहानी आपकी माफी पर खत्म नहीं होगी। रिया चुप रही। उन्हें सबसे पहले खुद को माफ करना है, डॉक्टर सीमा बोली। और वो रास्ता बहुत अकेला होता है। उस रात रिया अपने होटल के कमरे में बैठी, लैपटॉप खोला और पहली बार कुछ ऐसा किया जो उसने 7 सालों में नहीं किया था। उसने आदित्य को एक ईमेल लिखा। कोई सफाई नहीं, कोई बहाना नहीं, कोई उम्मीद नहीं, बस सच। उसने लिखा कि वो लालच में अंधी थी, कि उसने प्यार को सुरक्षा समझ लिया था, कि वो मयंक से प्यार नहीं करती थी, वो बस खुद से भाग रही थी। अगर कभी तुम्हें लगे कि तुम काफी नहीं थे, तो जान लो मैं ही अधूरी थी। उसने ईमेल भेज दिया और पहली बार उसने रोते हुए चैन की नींद ली। अगले दिन आदित्य देर तक खिड़की के पास बैठा रहा। हाथ में टैबलेट था, स्क्रीन पर वही ईमेल खुला हुआ। कई बार पढ़ चुका था। उसकी आंखें नम थी, लेकिन चेहरे पर गुस्सा नहीं था, सिर्फ थकान और एक धीमा सा विचार, शायद कुछ टूटने के बाद भी कुछ सच बच जाता है। सुबह की धूप रिहैब सेंटर की खिड़की से छनकर अंदर आ रही थी। आदित्य कुर्सी पर बैठा बाहर देख रहा था। हाथ में वही टैबलेट था। स्क्रीन अब भी बंद थी, लेकिन शब्द उसके भीतर गूंज रहे थे। मैं ही अधूरी थी। वो वाक्य किसी मरहम की तरह नहीं, बल्कि एक सुई की तरह चुभ रहा था, क्योंकि सच अक्सर दर्द करता है। थेरेपी सेशन में आज कुछ अलग था। आज आप ज्यादा शांत लग रहे हैं, डॉक्टर सीमा अय्यर ने नोट्स बंद करते हुए कहा। आदित्य ने हल्का सा सिर हिलाया। मुझे एक ईमेल मिला, उसने कहा, उस औरत से जिसे मैं पूरी तरह याद नहीं कर पाता। डॉक्टर सीमा ने कुछ नहीं पूछा, बस सुना। मुझे अब भी समझ नहीं आता। वो आगे बोला कि अगर किसी ने आपको तोड़ दिया हो
तो क्या उसका सच आपको ठीक कर सकता है? डॉक्टर सीमा कुछ पल चुप रही। सच इलाज नहीं होता, उन्होंने कहा, लेकिन वो रास्ता साफ करता है। इलाज आपको खुद चुनना होगा। उसी दोपहर रिया सेंटर पहुंची। आज उसने महंगे कपड़े नहीं पहने थे। साधारण कुर्ता, खुले बाल और आंखों में वही थकान। लेकिन अब उसमें भागने की कोशिश नहीं थी। आदित्य ने उसे देखा। पहली बार उसने नजरें नहीं हटाई। आपने जो लिखा था, उसने कहा। वो पढ़ लिया। रिया का दिल जोर से धड़का। मैं जवाब नहीं मांगती, उसने तुरंत कहा। मैं सिर्फ सच कहना चाहती थी। वो धीरे से खड़ा हुआ। कमर में हल्का दर्द था, लेकिन वो रुका नहीं। मुझे कुछ याद आने लगा है, उसने कहा। छोटे छोटे टुकड़े। रिया की सांस थम गई। एक रसोई, सुबह की चाय और आप हंसते हुए जब मैं देर से उठता था। उसकी आंखें नम हो गई। और एक रात उसकी आवाज भारी हो गई जब सब कुछ टूट गया। रिया ने सिर झुका लिया। मुझे वो रात याद है, उसने कहा। हर दिन वो कुछ पल चुप रहा। मैं आपसे माफी नहीं मांग रहा, उसने साफ कहा, और नहीं आपको माफ कर रहा हूं। रिया ने सिर हिलाया। मुझे यही उम्मीद थी। लेकिन उसने आगे कहा, मैं अब उस सवाल से भाग नहीं रहा। उसने उसकी ओर देखा। मैं काफी था, उसने धीमे से कहा, और ये जानना मेरे लिए जरूरी था। रिया की आंखों से आंसू बह निकले। इस बार ये आंसू अपराध बोध के नहीं थे, ये स्वीकार के थे। शाम को राघव ने रिया को बाहर तक छोड़ा। आपने जो किया, उसने कहा, वो आसान नहीं था। रिया ने हल्की मुस्कान दी। मैंने बहुत देर कर दी, उसने कहा। अब बस सही करना सीख रही हूं। उसी रात आदित्य ने पहली बार अपने पुराने नाम से डायरी में कुछ लिखा। आदित्य शर्मा। नीचे एक पंक्ति जो टूट गया था। वो मैं नहीं था, मैं बस खुद को भूल गया था। डायरी बंद करते हुए उसने खिड़की से बाहर देखा। अंधेरा था, लेकिन दूर कहीं एक हल्की रोशनी जल रही थी। रिहैब सेंटर के बगीचे में शाम की हवा धीमे धीमे बह रही थी। पेड़ों के पत्तों के बीच से छनती रोशनी आदित्य शर्मा के चेहरे पर अजीब सी शांति छोड़ रही थी। कई सालों बाद उसने खुद को पूरा महसूस किया था, दर्द के साथ, लेकिन बिना शर्म के। डॉक्टर सीमा अय्यर ने फाइल बंद की। फिजिकली आप बेहतर कर रहे हैं, उन्होंने कहा, लेकिन भावनात्मक रिकवरी वो फैसलों से जुड़ी होती है। आदित्य ने समझते हुए सिर हिलाया। और फैसले, उसने कहा, अकेले लेने पड़ते हैं। सीमा मुस्कराई। अकेले, लेकिन ईमानदारी से। रिया उस दिन देर से आई। वो जानबूझकर देर से आई थी। हर दिन की मौजूदगी अब उसे स्वार्थ जैसी लगने लगी थी। आदित्य बेंच पर बैठा था। उसके पास जाकर वो नहीं बैठी, थोड़ी दूरी पर खड़ी रही। आप ठीक है? उसने पूछा। हां, उसने कहा। और आप? रिया ने हल्की सांस ली। मैं वापस जाने वाली हूं, उसने कहा। मुंबई। आदित्य ने चौंक कर उसकी ओर देखा। क्यों? क्योंकि उसकी आवाज शांत थी। आपका आगे बढ़ना मेरी मौजूदगी से बंधा नहीं होना चाहिए। कुछ पल खामोशी रही। मैं यहां माफी लेने नहीं आई थी, उसने आगे कहा। और नहीं कोई रिश्ता मांगने। उसने आदित्य की ओर देखा। अगर कभी आप खुद मुझसे बात करना चाहें तो मैं सुनूंगी, लेकिन अब मैं पीछे हट रही हूं। यह कहकर उसने हाथ में पकड़ा लिफाफा उसकी ओर बढ़ाया। इसमें मेरा नया नंबर है। कोई उम्मीद नहीं, बस एक विकल्प। आदित्य ने लिफाफा लिया। वो जानता था यह त्याग है या फिर एक आखिरी परीक्षा। आपको पता है, उसने धीरे से कहा, मैं अब आपसे नफरत नहीं करता। रिया की आंखें भर आई। और मुझे यह भी पता है, वो बोला, कि माफी और साथ होना दो अलग बातें हैं। रिया ने सिर झुकाया। मैं समझती हूं,
वो मुड़ी। पहली बार वो बिना पीछे देखे चली गई। उसी रात आदित्य देर तक लिफाफा हाथ में लिए बैठा रहा। एक तरफ उसका अतीत था जो अब उतना भारी नहीं था, दूसरी तरफ उसका भविष्य जो अब डरावना नहीं लग रहा था। उसने लिफाफा खोला, नंबर देखा और फिर उसे मेज पर रख दिया। न कॉल किया, न मिटाया, बस रखा। अगले हफ्ते आदित्य को डिस्चार्ज मिल गया। राघव उसे स्टेशन तक छोड़ने आया। आगे क्या? राघव ने पूछा। आदित्य ने ट्रेन की पटरियों की ओर देखा। आगे? उसने कहा, मैं अपनी जिंदगी खुद के नाम से जीने जा रहा हूं। ट्रेन आई, दरवाजे खुले, आदित्य चढ़ गया और कहीं दूर मुंबई की एक फ्लाइट में रिया भी बैठी थी। दो रास्ते, एक अधूरी कहानी और बीच में एक नंबर जो कभी भी बच सकता था। 3 साल बीत गए। वक्त ने किसी से अनुमति नहीं ली, वो बस चलता रहा। आदित्य शर्मा अब देहरादून में रहता था, पहाड़ों के पास, शहर की भीड़ से दूर। उसने एक छोटी सी लीगल क्लिनिक शुरू की थी, जहां वो उन लोगों की मदद करता जो अदालत की दहलीज तक पहुंच ही नहीं पाते। पीठ में अब भी दर्द होता था, लेकिन उसने दर्द को पहचानना सीख लिया था। वो डर नहीं था, बस शरीर की याददाश्त थी। सबसे जरूरी बात, वो अब खुद से भागता नहीं था। एक शाम फाइलें बंद करते वक्त उसका फोन बजा। अनजान नंबर। उसने स्क्रीन देखी, सांस थमी। उसे 3 साल पुराने एक लिफाफे की याद आई। उसने कॉल उठाई। हेलो। दूसरी तरफ कुछ पल चुपी, फिर वही आवाज, थोड़ी भारी, थोड़ी संभली हुई। आदित्य, मैं रिया। उसने आंखें बंद कर ली। 3 सालों में उसने उस नंबर को कई बार देखा था, लेकिन कभी डायल नहीं किया था। आप ठीक है? उसने पूछा। कोई शिकवा नहीं, कोई भावुकता नहीं, बस सच। हां, उसने कहा। और आप? मैं भी, रिया बोली। इस बार सच में। वे अगले दिन एक पुराने कैफे में मिले। वही शहर, लेकिन अलग लोग। रिया अब पार्टनर नहीं थी, उसने अपनी फर्म छोड़ दी थी। अब वो कानूनी सहायता से जुड़ी एक संस्था चला रही थी, महिलाओं के लिए। मैं भाग नहीं रही थी, उसने कहा। मैं सीख रही थी खुद के साथ ईमानदार रहना। आदित्य ने सिर हिलाया। मैं भी। वे देर तक बैठे रहे। अतीत की बात नहीं की, कोई आरोप नहीं, कोई सफाई नहीं, सिर्फ वर्तमान। जब उठने का वक्त आया, रिया रुकी। मैं ये नहीं पूछूंगी कि हम क्या हो सकते हैं, उसने कहा, लेकिन मैं ये जानना चाहती हूं, क्या हम 2 इंसान की तरह मिल सकते हैं? आदित्य ने खिड़की के बाहर देखा। पहाड़ धुंध में थे, जैसे भविष्य। हां, उसने कहा, लेकिन बिना किसी वादे के। रिया मुस्कुराई। वही तो चाहिए था। कैफे से निकलते वक्त बारिश शुरू हो गई। आदित्य ने छाता खोला। एक पल के लिए उसका हाथ आगे बढ़ा, फिर रुक गया। रिया ने खुद छाता खोल लिया। वे साथ चले, लेकिन चिपके नहीं। और यही फर्क था। कहानी यहां खत्म नहीं हुई, लेकिन अब यह पछतावे की कहानी नहीं थी। ये 2 टूटे हुए लोगों की कहानी थी जो जुड़ना नहीं, सही तरह से साथ चलना सीख चुके थे। देहरादून की सुबह हमेशा शांत होती थी। हल्की धूप, ठंडी हवा और पहाड़ों पर धीरे धीरे उतरता उजाला। आदित्य शर्मा अपनी लीगल क्लिनिक की खिड़की से बाहर देख रहा था। आज एक फाइल अलग रखी हुई थी। कोई केस नहीं, कोई नोटिस नहीं, सिर्फ एक फैसला। पिछले कुछ महीनों में रिया और आदित्य कभी कभार मिले थे, कभी किसी सेमिनार में, कभी किसी कॉफी शॉप में। न कोई लेबल, न कोई उम्मीद, और इसी बिना दबाव के रिश्ते में दोनों ने खुद को ज्यादा सच के साथ देखा। उस दिन रिया देहरादून आई, बिना बताए। पहाड़ों के बीच एक छोटा सा मंदिर था। वहां आदित्य अक्सर जाता था। वो वही बैठा था जब उसने उसे देखा। इस बार दिल तेज नहीं धड़का। ये बदलाव था। मैं ज्यादा देर नहीं रुकूंगी, रिया ने कहा। बस एक बात कहनी थी।
आदित्य ने उसकी ओर देखा। कहो। मैंने एक रिश्ता खोया था, उसने कहा, और फिर खुद को। अब मैं दोनों वापस पा चुकी हूं। वो रुकी। अगर हमारी राहें यही अलग हो जाती हैं तो भी मैं पूरी हूं। आदित्य ने गहरी सांस ली। और अगर जुड़ती है? उसने पूछा। रिया मुस्कुराई। तो भी। आदित्य उठा, पहाड़ों की ओर देखा। मैं अब उस आदमी से डरता नहीं, उसने कहा, जो टूट गया था। और मैं उस औरत से भी नहीं जो गलत थी। उसने रिया की ओर हाथ बढ़ाया, लेकिन इस बार उसने कहा, कोई अतीत नहीं उठाएंगे, कोई वादे नहीं करेंगे। रिया ने उसका हाथ थामा। सिर्फ सच, उसने कहा। शादी नहीं हुई, कोई बड़े फैसले नहीं हुए। वे साथ रहे, काम में, खामोशी में, और कभी कभी एक दूसरे की मौजूदगी में। प्यार इस बार कैद नहीं था। कुछ रिश्ते टूटकर खत्म नहीं होते, कुछ समझ बनकर लौटते हैं, और यही इस कहानी का सच्चा अंत है। दोस्तों, अगर आप चाहते हैं अगली स्टोरी में आपका नाम मैं स्टोरी के लीड कैरेक्टर के रूप में लिखूं, तो कमेंट बॉक्स में अपना नाम और शहर का नाम जरूर लिखें। वीडियो कैसी लगी जरूर बताना। स्टोरी के एंड में कमेंट करने वाले दर्शकों का नाम जरूर लूंगा, तो कमेंट करना ना भूले और हमारे चैनल बिंदा स्टोरी को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें। जिनको हमारी स्टोरी पसंद आई है